जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपकी साइंस पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि डीएलएड का बहुत दिन से सेशन रुका हुआ था, आपका 6 सेशन तक सेट नंबर 6 तक जो है आपका हो चुका था। अब हम लोग चलते हैं आगे डीएलएड का सेट नंबर 7। ये देखिए, ये थोड़ा सा समस्या आया हुआ था कि मतलब आने जाने में थोड़ा समस्या आ रहा था, तो अब जो है घर पे ये अपना सेटअप लगा चुके हैं, तो आपको जो है आसानी से अब डेली क्लास मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है डीएलएड का शुरुआत कर रहे हैं आज से, है ना। और ये कंटिन्यू आपका क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बड़े रहेंगे इस चैनल पे, और लगातार आप इस क्लास का फायदा उठाएंगे और दूसरे को भी फायदा देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर जो होता है वो आपका ये होता है कि पादप कोशिका में आपको जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है ना। उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ये पाया जाता है। यही उसका क्या है, मुख्य मुख्य अंतर होता है। ठीक है, मुख्य अंतर यही होता है। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा, इसका देखिए आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा इसमें क्या होगा, इसका बी, इसका जो होगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो बी उसका उत्तर, इसका उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति, है ना। इस कोशिका भित्ति की उपस्थिति आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। देखिए, कुछ जो है थोड़ा सा टेक्निकल आ जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो पादप कोशिका में आपको पता चला होगा। अब पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, ये आपका जो बेसिक अंतर होगा, इसका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन है। एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। सही विकल्प चुने। ठीक है, कथन ए कह रहा है कि खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है। बिल्कुल सही बात है कि खतरे का जो संकेत होता है, उसका जो लाइट होता है वो लाल रंग का होता है। बिल्कुल, ये आपका क्या है, ये बात आपका जो है बिल्कुल सही है। ये आपका बिल्कुल सही है। फिर बोला कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आपको कहीं नहीं ये गलत मिलेगा। ठीक है, इसका जो ऐसे आप देखिए कैसे इसको याद करना है। देखिए, VIB जी YORR। ठीक है, V से हो गया आपका वॉयलेट, I से हो गया इंडिगो, B से हो गया ब्लू, है ना। और G से हो गया आपका ग्रीन, Y से हो गया आपका येलो, O से हो गया ऑरेंज, और R से हो गया आपका रेड। अब देखिए, अगर बोला गया प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के बारे में यानी स्कैटरिंग, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो होता है इसको कहते हैं बैगनी, इसको कहते हैं हम लोग बैगनी, है ना। बैगनी जो होता है, बैगनी, इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है। और रेड का जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे कम होता है ना। प्रकीर्णन की बात किया जाए, प्रकीर्णन की बात किया जाए तो ये सबसे क्या होता है, कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब बोला जाए लंबी दूरी तक यानी वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो रेड का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये लंबी दूरी तक जाता है। ठीक है, ये आपको सही समझ में आया होगा कि वेव लेंथ अगर बोला जाए तो रेड का सबसे ज्यादा होता है वेव लेंथ, बैगनी का सबसे कम होता है। अगर स्कैटरिंग की बात किया जाए, प्रकीर्णन की बात किया जाए, तो बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो होता है वो आपका रेड का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा आपका सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए जो है, ए आपका क्या है, ये सही है। ए जो है आपका सही है, और आर जो है वो गलत है। इसका राइट आंसर उत्तर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। C4 सीटेड इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि एक विलियन का पीएच 3 है। एक विलियन का क्या है, पीएच 3 है। और विलियन को, है ना, विलियन जब इसे 10 गुना तनु किया जाता है तो नया पीएच क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। बताइए, इसका जो डायल्यूट होगा 1 pH 1 यूनिट बढ़ जाता है। एक पीएच में
1 यूनिट बढ़ जाता है। कितना होता है? 1 पीएच में अगर डाइल्यूशन से पीएच जो है 1 यूनिट बढ़ जाता है, लगभग जो होता है 3 से 4 हो जाता है। कितना होता है? 3 बराबर 4 होता है। ठीक है, तो इसका जो 4 होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 जो होगा वो 4 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। B4 बॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, तो जब इसे 10 गुना तनु तनु मतलब डायल्यूट किया जाता है तो नया पीएच जो होगा उसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आपका हो जाएगा। राइट उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या बोला गया है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र हम लोग देखे होंगे, है ना? चुंबक को आप देखे होंगे ऐसे करके होता है। यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ होता है यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ। ये आपका क्या होता है? ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके घूमता है। ठीक है, तो बाहरी अगर बोला जाए तो नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन जब अंदर की ओर जाता है, अंदर, तो क्या होता है? साउथ से, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब बोला गया क्या दो रेखाओं एक दूसरे को क्या कर सकता है? काटता है। तो ये बिल्कुल क्या है? बोला गया कौन सा कथन गलत है? ये कभी भी नहीं काटेगा। ठीक है, कभी भी जो चुंबक होता है आपको ऐसे होता है, ये कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये कभी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, ये बोला गया है कौन सा कथन गलत है? तो बोला गया दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ये कभी भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। फिर आगे बोला गया मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेवार होता है? ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महिला जो होती है ना, महिला है ना, महिला जो होती है उसमें गुणसूत्र जो होता है वो आपका एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब पुरुष जो होता है, पुरुष जो होता है उसमें क्या होता है? एक्स और वाई होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब लिंग का निर्धारण कौन करेगा? तो पुरुष करेगा, क्योंकि एक्स और वाई है ना। एक्स से क्या होता है? लड़की होता है, और वाई से क्या होता है? लड़का होता है। एक्स से जो होता है, आप देखिए, यहाँ से एक्स जो होता है वो आपका बॉयज होता है। ठीक है, और वाई से होता है आपका गर्ल्स। ठीक है, अब बताइए बॉय और गर्ल कौन कौन निर्धारण करेगा? ठीक है, तो बताइए कौन होगा? ठीक है, ये कौन होगा? तो आपको पता है कि महिला में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है, तो इसका जिम्मेवार कौन माना जाएगा? तो पुरुष ही माना जाएगा जिसमें एक्स और वाई होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या होगा? दोनों जो होगा गुणसूत्र निर्धारण करेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बोला गया समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु सत्क्रमांक वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अब जैसा कि आपको पता है समभारिक है ना, पहले बोला गया समभारिक। देखिए समभारिक के बारे में बोला गया है। समभारिक में क्या होता है? समभारिक में होता है कि द्रव्यमान संख्या है ना, द्रव्यमान संख्या सेम है। क्या? यानी मास जो होता है वो क्या होगा? मास नंबर जो होगा, एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा? सेम हो जाएगा। एटॉमिक मास जो होता है वो आपका सेम होता है। लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर की बात किया जाता है वो क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। लेकिन समस्थानिक में क्या होता है? आइसोटॉप में क्या होता है? आइसोटॉप में जो होता है वो आपका क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? सेम होते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपको एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है। और सम न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका सम न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बीच का जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, जिसको सब न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर बराबर होने लगा क्या होता है? सब न्यूट्रॉन कहलाता है। ठीक है, यहाँ सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? बोला गया है परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु संख्या जो होगा भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइसो बार हो जाएगा, यानी सम भार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। B4 बॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया दहन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? दहन बोला गया, दहन कैसी प्रक्रिया है आपको बताना है। ठीक है, दहन जो एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण है ना। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी देखिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगा ही नहीं। और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा बाहर निकालना, ऊष्मा को सोखना नहीं, ऊष्मा को बाहर निकालना। दहन जब होता है तो क्या होता है? ऊष्मा को बाहर यानी गर्मी को बाहर निकालता है। और ऑक्सीकरण होता है यानी आपका ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पे बी इसका क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा। बी बी फॉर बॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? आप बताइए। उत्तल उत्तल दर्पण जो होता है साइड में लगा रहता है, गाड़ी के साइड में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र
बहुत बड़ा होता है, ये वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, या वस्तु को या प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? ठीक है, ये हमेशा देखिएगा आप छोटा आईना में देखते हैं, लेकिन वो पीछे जो होता है, पीछे का सारा गाड़ी को बड़ा के रूप करके दिखाता है ना, उसका जो दृष्टि होता है, क्षेत्र होता है, वो बड़ा करके दिखाना चाहता है। इसी कारण क्या होता है, उत्तल दर्पण जो होता है छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम लोग जो है आप लोग उत्तर दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी फॉर बॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोला कि मानव हृदय में ऑक्सीजनित ऑक्सीजनेटेड रक्त कहाँ से प्रवेश करता है? ठीक है, कहाँ से प्रवेश करता है? ठीक है, तो आपको जो है कभी आपने एक बार हम लोग जो है कभी बताए होंगे, ऐसे करके जो होता है आपका चैम्बर होता है। ठीक है, ऐसे करके जो होता है आपका चैम्बर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाया आलिंद, इसको बोलते हैं बाया आलिंद, इसको बोलते हैं दाया आलिंद, इसको बोलते हैं बाया नीला, इसको बोलते हैं दाया नीला। ठीक है, इसको बोलते हैं बाया बाया आलिंद, दाया नीला, ऐसे करके होता है। ये हो गया बाया आलिंद, ये हो गया बाया नीला, ये हो गया दाया आलिंद, ये हो गया दाया नीला। ठीक है, अब बाया आलिंद जो हो गया, इधर से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला हो जाता है उधर से निकलता है, ऐसे करके निकलता है आपको यहाँ से, ऐसे करके निकलता है, ये पूरा शरीर में, यहाँ से जो होता है पूरा शरीर में क्या होता है, फैलता है। और यहाँ से देखिएगा, इधर से क्या होता है, पूरा शरीर से फिर शरीर का रक्त होकर के क्या होता है, ये आपका कार्बोनेटेड यानी CO2 मिला हुआ रहता है, CO2 मिला हुआ रहता है, वो हमारे शरीर में फिर क्या होता है, प्रवेश करता है। फिर वहां से जो है छानने की प्रक्रिया होती है, वो फिर ऑक्सीजन जनरेटेड हो जाता है, फिर वो हमारे शरीर में मतलब हमारे शरीर से फिर पूरा शरीर में फैलता है मानो हृदय से। ठीक है, तो ये चीज जो होता है आपका क्या होगा, बाया आलिंद क्या हो जाएगा इसका, राइट उत्तर जो होगा आपका बाया आलिंद इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिफोर बॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन है, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया, सही विकल्प चुने। बोला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बिना सूर्य का प्रकाश का होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बात क्या होगा, बिल्कुल कथन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। फिर बोला गया आगे, सौर ऊर्जा ही क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होकर रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सही है, इसमें क्या होगा कि ये भी बात सही है कि आपका सौर ऊर्जा ही जो है क्लोरोफिल द्वारा, सौर ऊर्जा ही क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होकर के और रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी आपका क्या है बात सही है, यानी ए और आर जो दोनों है ये अब क्या होगा, दोनों का दोनों सही है, और ये दोनों का दोनों क्या करता है, सही व्याख्या करता है, यानी ए फोर पर इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। तो मेंडलेव की आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है? ठीक है, तो हम लोग जो है न्यूलैंड का भी पढ़े हैं ना, डॉबरेनर का सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले डॉबरेनर साहब आए थे, फिर न्यूलैंड जी आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद आपको मेंडलीव जी आए, मेंडलीव, फिर कौन आए, मोसले जी आए। ठीक है, मोसले जी आए। देखिए न्यू पहले डॉबरेनर जी आए, फिर इन्होंने दिया त्रिक नियम, क्या दिया, त्रिक नियम है ना, त्रिक नियम दिया, त्रिक नियम। इन्होंने आया तो क्या दिया, अष्टक नियम ना, अष्टक नियम, अष्टक नियम दिया। इन्होंने आया तो क्या दिया, इन्होंने दिया क्या, आवर्त सारणी, आवर्त आवर्त सारणी है ना, ये आपका आवर्त सारणी दिया। ठीक है, आवर्त सारणी इन्होंने दिया है, तो आया तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, याद रखिएगा, तो यहाँ पे आपको ये दिया। तो बोला मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीव जो है इन्होंने बोला कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से जाओ, किसके अनुसार से जाओ, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। लेकिन मोसले साहब ने बोला कि नहीं, परमाणु क्रमांक क्रमांक के अनुसार सजाओ तो बढ़िया से सजेगा। ठीक है, तो मेंडलीव साहब साहब की बात किया गया है, तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी फोर बॉल इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फ्यूल नहीं है ना, फॉसिल फ्यूल नहीं है? ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है, तो कौन सा जीवाश्म जो है ईंधन नहीं है, इसके बारे में बताइए। तो बोला गया है बायोगैस है ना, बायोगैस जो है एक प्रकार का क्या है, बायोफ्यूल, ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं जो दब करके निकला हुआ है, क्या, जो दब करके अंदर से, मतलब पृथ्वी के अंदर से बहुत सालों तक दबा रहा, और वो क्या हो गया, कोयला में ईंधन में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपको बायोगैस जो है वो तो अंदर से दब करके नहीं निकला, लेकिन कोयला, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो चीज है सब क्या है, ये आपका बायो 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 फ्यूल में आता है ना, वो फॉसिल फ्यूल में आता है ये तीनों, है ना। लेकिन जो बायोगैस होता है, बायोगैस होता है ये आपका किससे बना हुआ है, बायोगैस में CNG होता है ना, CH4 मिथेन से बनता है, CH4 है ना, CH4 होता है मिथेन। ठीक है, तो बायोगैस यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
बोला गया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको जैसा कि बहुत बार बताया है ट्रिक के रूप में, है ना, याद रखिएगा, ट्रिक के रूप में। इससे बोला गया है निकट, निकट बोला गया है और दूर। निकट में जो है अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका क्या, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब निकट हो गया तो ज्यादा बड़ा है, उत्तल लेंस का बड़ा भी है, दूर जब छोटा है तो उत्तल लेंस भी छोटा है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जो है तो को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे बताइएगा, आप खुद बता दीजिएगा क्या होगा, अवतल लेंस। यहाँ पे 20 का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस है ना, गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, H2SO4 तो होगा नहीं, HNO3 तो होगा नहीं, लैक्टिक अम्ल तो होगा नहीं, ये सीधा सीधा क्या होगा, HCl होगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा आपका HCl, ये आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका C4 सीटेड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में नहीं होता है। ठीक है, आप बताइए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव मतलब हो गया जो हीट के द्वारा होता है ना, किसी में नहीं होता है ना, किसी में नहीं होता है, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो आगे बताइए क्या हो जाएगा इसके उत्तर। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग कहाँ नहीं होता है, ये आपको बताना है ना, कहाँ पे नहीं होता है। तो विद्युत पंखा, देखिए विद्युत पंखा दिया हुआ, फ्यूज दिया हुआ है, हीटर दिया हुआ, विद्युत प्रेस दिया हुआ है। तो अब देखिए फ्यूज जो होता है, फ्यूज में क्या होता है, हमेशा तापीय तापीय प्रभाव पर ही काम करता है, वहां पे हीट जनरेट होना ही होना है ना, ताप जो है, ताप मतलब ताप का प्रभाव वहां पे पड़ता है। तार क्या होते हैं, वो गर्म होते हैं, वो तार क्या होते हैं, यहाँ पे बोला गया तार क्या होता है, गर्म होता है, तार यहाँ गर्म होता है। देखिए हीटर, हीटर यहाँ पे भी क्या होता है, ताप दिया जाता है, ये भी आपका क्या हो, गर्म होता है। देखिए विद्युत प्रेस, ये भी क्या होता है, गर्म होता है ना, ये भी गर्म होता है। लेकिन पंखा जो होता है ये आराम से क्या होता है, रोटेट होते रहता है। पंखा जो है आपका रोटेट होते रहता है, इसका आंसर क्या होगा, D4 डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, तो कभी भी आप समझिएगा, धातु अगर आ गया अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, आप याद रखिएगा कि बताते हैं आपको, धातु को कभी भी, कभी भी अगर अभिक्रिया कराया जाता है, धातु अगर आ गया उसको कभी भी एसिड के साथ अगर कराया जाएगा तो हमेशा जो निकलेगा वो हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा धातु कभी भी जो है, धातु जो होता है कभी भी अभिक्रिया करेगा तो हमेशा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन ही निकलेगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, C4 सीटेड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया नीचे दिए गए प्रश्नों में से दो कथन, एक कथन ए और एक दूसरे कथन को आर कहा गया है, सही विकल्प को चुनें। बोला गया कथन ए, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताया है, पूछा गया है। दूसरा बोला गया है क्या, दूसरा बोला गया है आपको, यह ठंडी जलवायु में जम जाता है और बर्फ जैसा दिखता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप यहाँ बताइए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, दोनों का दोनों ये कथन क्या है, सही है, दोनों का दोनों कथन जो है वो आपका सही है। ठीक है, दोनों का दोनों कथन सही है। बोला गया है एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड देखिए, एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका क्या होता है, ठंड में जमकर बर्फ जैसा दिखता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो ठंड में जमता है और जो है बर्फ जैसा दिखता है, यानी ये क्या होगा, ये बिल्कुल का बिल्कुल जो है आपका सही है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद बोला गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको कहा जाता है। ये भी बात क्या है, ये भी आपका क्योंकि जमता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी दोनों का दोनों क्या है, ये बी, ए इसका जो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है वो एमाइलेज एंजाइम जो है किसका पाचन शुरू करता है, एमाइलेज जो है एंजाइम किसका पाचन शुरू करता है। ठीक है, तो आपको बताना है एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज है ना, देखिए एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज याद रखिएगा किसको करता है, एमाइलेज जो है आपको, एमाइलेज जो है आपको लार में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है ना, ये जो है आपको लार में, याद रखिएगा, लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ठीक है, लार में पाया जाता है। और देखिए ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को जो है क्या करता है, ये पचाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में अगर मिलता है तो उसको पचाने का काम कौन करता है, अमाइलेज करता है। ठीक है, कौन करता है, अमाइलेज करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, C4
सीटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है? तो बताइए जड़त्व, जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है कि जो स्थान पर जो वस्तु पड़ा हुआ है वो अपना अपने आप को क्या है उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो उसी अवस्था में रहने के लिए वो क्या करता है, द्रव्यमान अपने आप को रखता है, अपने आप में द्रव्यमान उसमें रहता है तभी वो रहता है। इसका इकाई क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ही हो जाएगा इसका इकाई। ठीक है, क्योंकि जड़त्व का मतलब ही होता है द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान है तभी उसके अंदर जड़त्व है। अगर हल्का चीज को रख देंगे तो क्या वो रहेगा, क्या नहीं, क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान नहीं है। तो जड़त्व का मतलब होता है वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई जो हो गया, एक प्रकार का द्रव्यमान हो गया, और इस एक प्रकार का क्या हो गया, मास हो गया। एक प्रकार का क्या हो गया, ये मास हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिफोर बी एड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला कि नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन है, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, सही विकल्प को चुने। बोला गया चुने पानी में, चूने के पानी में, कथन ए बोला गया चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह दुधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। ठीक है, फिर बोला गया आगे, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का अविलय अवक्षेप बनता है। अविलय का मतलब हो गया जो विलय नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CO3 होता है, CaCO3। और आपको ये दोनों का दोनों देखिएगा, ये दोनों का चूने में पानी CO2 गैस प्रवाहित करता है, बिल्कुल सही बात है, जो दूधिया हो जाता है। फिर बोला गया पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का अविलय अवक्षेप बनता है, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या दोनों का दोनों जो है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका A4 एप्पल, इसका क्या होगा, A4 एप्पल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों कथन सही है और RA का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपको जो है ये क्लास जो है बहुत अच्छा से डिटेल में करवाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है, थोड़ा सा दूसरे को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, है ना। दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, है ना। अगर ये मोटिवेशन हमें नहीं मिलेगा तो मैं भी आपको जो है लंबे समय तक क्लास नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम, नमस्कार।